भारत में कितने जनपद थे, जनपदों का वर्णन है, नदियों का वर्णन, भूगोल का वर्णन, हमने मानधाता का वर्णन किया कि मानधा के तराज में हमारी सीमाएं कितनी बड़ी थी, चाइना हमारे अंडर में था, यहाँ तक ईस्ट अफ्रीका तक सब हमारे राज्य में आते, तो उसका सबका वर्णन किया है। निकोलस डर की पुस्तक है कास्ट ऑफ माइंड, उसका समरी दिया है कि कास्ट जो है ना वेस्टर्न क्रिएशन है। फिर एस.एन. बाल गंगाधर की पुस्तक है, उनके जो शिष्य लोगों ने लिखा है, सूफिया पठान, वो लोग 3-4 लोगों ने मिलकर के, उसका हमने समझ दिया कि वो क्रिश्चियन कंस्ट्रक्ट है, कास्ट है। फिर अंत में हमने दिया केसलाल की पुस्तक है शेड्यूल कास्ट, ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन मेड इन इंडिया, कैसे हमारे जो अच्छे संपन्न जाति इस्लामिक एक्सप्लॉयटेशन के टाइम में गरीब बन गए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बढ़ गए। हिंदू मैनिफेस्टो का टाइम टेस्टेड विजडम है जो हजारों सालों से सबने उपयोग किया है ना, इसलिए हमने रामराज का वर्णन किया। रामराज क्या है? प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सबकी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उस समय रामराज में था। सभी को नमस्ते। आज संगम टॉक्स में हमारे मध्य में स्वामी विज्ञानंद जी हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री हैं, आप लेखक हैं और हमारे मध्य में आगे आने वाले उनके पुस्तक द हिंदू मैनिफेस्टो के बारे में बात रखने के लिए आए हैं। स्वामी जी, आपको स्वागत संगम टॉक्स में। हाँ, नमस्ते सबको। संगम टॉक में आप सब लोग को भी मेरी ओर से नमस्ते। नमस्ते। तो स्वामी जी, आपके आगामी पुस्तक द हिंदू मैनिफेस्टो के बारे में आप कुछ शब्द बोलिए। क्या है कि मैं जब गुरुकुल में संस्कृत पढ़ रहा था, उस समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे शास्त्रों में नॉलेज जो है, जो आज के समाज के लिए, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, सबके लिए बहुत कंटेम्पररी और रिलेवेंट है, लेकिन वो एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह पर है ना। तो हमने सोचा था कि मन में आएगा तो कभी ऐसा एक पुस्तक लिखेंगे। तो पहले मैं पढ़ते रहा, पढ़ते पढ़ते फिर मैंने क्या किया, उसको स्ट्रक्चर्ड किया और बुक लिख दिया। बुक का नाम है द हिंदू मैनिफेस्टो। अभी अंग्रेजी में है, बाद में 2-3-4 महीने में हिंदी में भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ऋषियों की जो परंपरा है ना, जिससे कि क्या है कि सारे पुस्तक का ज्ञान बोलते से समझ में आ जाए, तो हमने 8 सूत्र निकाले हैं, शास्त्रों से ही है ना। तो पहला सूत्र धर्मस्य मूलम अर्थ, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र का है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है मैं, जस्ट मीनिंग ना, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी हिंदू क्या चाहता है, सभी लोग प्रॉस्पेरस हो, समाज में कोई गरीब नहीं हो, सब लोग संपन्न हो। ये हमने इस पुस्तक में दिया है। उसके लिए जो भी सारा चीज डिटेल में बताऊंगा। दूसरा सूत्र महाभारत का है, शत्रुंजय प्रजा रक्षण, कि हमारी सैनिक शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम शत्रु को पराजित कर सके, क्योंकि जब तक शत्रु को केवल डिफेंस से काम नहीं, शत्रु को डिफीट कर सके और अपनी प्रजा की रक्षा कर सके, उसके लिए जो चीज है वो हमने रखा है। तीसरा सूत्र नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, ये महाभारत का, इसका मतलब है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी हिंदू चाहता है सबको अच्छी अफोर्डेबल शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। चौथा सूत्र है अभिज्ञान शाकुंतलम से, वह अविश्रम लोकतंत्र अधिकार। ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं जानकारी के लिए दे रहा हूं कि शकुंतला को लेकर के गौतमी, जो कण्व ऋषि की पत्नी, ब्रह्मचारी, दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। तो जब वहां पहुंचते हैं तो उसी समय उनकी कंचुकी, जो भी रिसेप्शन, जो भी वो शब्द है कंचुकी, जो भी प्ले के अर्थ में लिखा हुआ है, वो बोलती है अरे अभी आप लोग आए हैं, राजा तो चला गया, राजा का कोर्ट ओवर हो गया, वो विश्राम करने के लिए चला गया। फिर वो खुद बोलती है नहीं, अविश्रम लोकतंत्र अधिकार है, लोग काम आपका अधिकार है, और लोग काम में राजा को कोई विश्राम नहीं हो आएगा, है ना। तो इसको हमने लिखा है, इसको इंग्लिश में लिखा रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल है। तो ये 4 फाउंडेशनल सूत्र हमने दिए हैं और 4 हमने सिविलाइजेशन सूत्र, जैसे अपने सभ्यता संस्कृति को विकास करने के लिए, आगे ले जाने के लिए क्या क्या जो वैल्यू सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो पहला सूत्र है, उसमें 5वां जो सूत्र अग्र एति युति हरियाणा, ये ऋग्वेद का है। इसका अर्थ है कि हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वीमेन, कि महिलाओं को अच्छा सम्मान मिलना चाहिए, तभी आप कोई सिविलाइजेशन को मेजर करते हैं ना। हाउ यू ट्रीट योर वीमेन, कैसे आप अपने महिलाओं को सम्मान देते हैं। 6ठा सूत्र है नहुष संवाद का, महाभारत से है ना।
कि एक वनस दालोके, उसका मतलब कि है वो हर संवाद का मतलब है कि नॉन, उसका मीनिंग हमने लिखा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम। शास्त्र का मतलब वहाँ प्रसंग है कि कहते हैं आदि काल में कोई वर्ण नहीं था, वर्तमान में वर्ण है, जाति है, लेकिन भविष्य काल में कोई जाति और वर्ण नहीं रहेगा। 7वां सूत्र सर्वम शांति, केयर फॉर नेचर, यानी प्रकृति में हम रहते हैं तो हमारे लिए जल, वायु, पेड़ पौधे, नदी, धरती, भूमि कैसे शुद्ध पवित्र होना चाहिए, यहाँ कौन से जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पक्षियों को नहीं मारना, सबका हमने उसके अंदर वर्णन दिया है। नदियों का कैसा महत्व है हमारे यहाँ, पेड़ों का कैसा महत्व है। फिर 8वां जो सूत्र है अथर्ववेद से है, माता भूमि पुत्रम प्रति, माता भूमि रेस्पेक्ट फॉर लैंड, यानी देशभक्ति, आप जिस देश में रहते हैं उसके प्रति लॉयल है। तो ये हिंदू मैनिफेस्टो सूत्र का 8 सूत्र है ना, और उसी के ऊपर सारा पुस्तक आधारित है। पहले 4 सूत्र फाउंडेशनल सूत्र हैं और लास्ट के 4 सूत्र सिविलाइजेशन सूत्र हैं। ये इसका मेन फ्रेमवर्क है जी। स्वामी जी, तो आपने इन सूत्रों को जो लिया है ये अपने भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत में कई सारे हजार सालों का इसका वर्णन कहीं ना कहीं हुआ है और उसका सारांश विषय आपने लिया है। लेकिन आज के आधुनिक समय पर हमारे जो युवा लोग हैं, जो कि अधिकतर जो ज्ञान वो प्राप्त करते हैं वो वेस्टर्न नॉमेनक्लेचर में या वेस्टर्न रीति में प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए ये हमें कैसे समझा सकते हैं कि ये विषय हमारे धर्म से जुड़ी हुई है? पहले धर्म को कैसे समझाएं और धर्म के आधार पर इसको सब लिखा गया, इसको कैसे समझाएं? देखो, पहले चीज है कि हमने सूत्र इसलिए लिखा कि 8 सूत्र बहुत छोटा है, कोई भी 10 साल का भी बच्चा याद कर लेगा, तो पहले आपके मेमोरी में आ जाए तो आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, है ना। पहले चीज है। दूसरी चीज है कि पहला सूत्र धर्मस्य मूलम अर्थ है ना, इसमें हमने क्या दिया कि हमारे वेल्थ का क्या महत्व है ना, फिर वेल्थ कैसे क्रिएट करना चाहिए ना, वेल्थ जनरेट करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, फिर उसमें स्टेट का क्या रोल है, टैक्सेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को कैसे समाज में रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, किसानों को कैसे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, कभी वो डिस्ट्रेस में हो ना, कठिनाई में, तो उनको समाज कैसे, समाज और स्टेट कैसे उनको लुक आफ्टर करे। टैक्सेशन की भी बारे में बात की, कितनी अच्छी बात किया है कि टैक्स कब लगाना चाहिए। उसके पहले चीज तो किसी भी चीज टैक्स लगाने से पहले उसका प्रोडक्ट का क्या, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उसमें टेक्नोलॉजी का कॉस्ट क्या है, उसमें उसका सेल पर्पज होता है उसका क्या कॉस्ट है। इन सब चीजों को करते हुए बिजनेसमैन का भी सर्वाइवल देखते हुए टैक्स लगाना चाहिए। सत्वम ही मूलम अर्थस्य है ना, कहता है करेज सबसे बड़ा चीज है, जिसको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, दैट इज द रिवार्ड फॉर द बिजनेसमैन। ये सब चीज मॉडर्न है ना, उसी चीज को हमने उसमें शास्त्रों में दिया। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में दिया, इंपोर्ट के भी बारे में दिया है, वहां पर भी बिना भेदभाव के व्यवहार की बात कर, साथ साथ ये भी दिया कि आपको अपनी इंडस्ट्री को भी सेफगार्ड करना है। फिर यहां तक उस शास्त्र में हमने लिखा है कि हमारे यहाँ तो एंटी कैपिटलिस्टिक बातें हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं वहां है कि किसी को भी स्टेट शुड नॉट अलाउ, माने स्टेट अलाउ नहीं करना चाहिए किसी को कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध में भी बात करता है ना। तो ये सब शास्त्रों का ही बात है जो आज मॉडर्न रिलेवेंट है, टेस्टेड है। दूसरा सूत्र है शत्रुंजय प्रजा रक्षक। आपकी आर्मी इतनी, डिफेंस, आर्मी का अर्थ है मिलिट्री पूरा कंबाइंड, आपकी इतना मजबूत होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, शत्रु को डिफीट कर सके। शत्रु इतने आसपास शक्तिशाली होना नहीं हो। अब उसके लिए आपकी आर्मी जो सेना मजबूत होनी चाहिए ना, सेना मजबूत होने के लिए आपको अच्छे कमांडर चीफ का सिलेक्शन होना चाहिए, कमांडर का सिलेक्शन, सोल्जर का सिलेक्शन होना, उनका ट्रेनिंग का सिलेक्शन होना चाहिए, आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, स्टोरेज होता है ना, आज बोलते हैं ना आर्मामेंट का स्टोरेज जिसको कहते हैं, ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो आयुध निर्माण करते, सब चीज़ों का हमने वर्णन किया है। फिर हमारी स्ट्रेटजी का वर्णन, ये सब उस पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। फिर अंत में हमने इसके दिया, इसका अपेंडिक्स में दिया हुआ कि हम लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारी इतनी अच्छी थी तो तुम हार कैसे गए ना। तो हमने राम गोपाल मिश्रा जी की एक पुस्तक है इंडियन रेजिस्टेंस अर्ली मुस्लिम इन्वेडर, उसका एक समरी दिया है। हमने हेरोइक हिंदू रेजिस्टेंस सीताराम गोयल जी की, उसका समरी दिया है कि क्यों हार गए, है ना। फिर इसमें ये भी दिया हुआ कि शत्रु के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, इसका भी हमने वर्णन किया है। वैसे पहले जो सूत्र में मैं बोला ना, मैं भूल गया, अपेंडिक्स दिया हुआ है। अपेंडिक्स में हमने केस फॉर इंडिया
एंगुस मैडिसन और आरसी दत्त की पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका भी समरी दिया हुआ है। तीसरा जो सूत्र है नास्ति विद्या समम चक्षु, ये है महाभारत का है कि अच्छी शिक्षा क्वालिटी सबको अच्छी मिलनी चाहिए। यानी स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीजन को अच्छी शिक्षा, संस्कार, ट्रेनिंग, यानी फिलॉसफी, आर्ट, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, है ना। और फिर अच्छी शिक्षा के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट की भी व्यवस्था करनी चाहिए। फिर अंत में इसका हमने अपेंडिक्स में दिया कि कैसे अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा को डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। हमने ये भी दिया कि भारत में प्राचीन जो हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसका भी थोड़ा डिस्कशन दिया हुआ है हमने एक अपेंडिक्स के अंदर। फिर उसके बाद ये चौथा जो सूत्र है अविश्रम लोकतंत्र अधिकार है, हमने उसमें दिया पॉलिटिक्स का क्यों क्या महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स, उसका कितना बड़ा रोल है। मैं बार बार कहता हूं कि हम हिंदुओं को मंत्रा सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए। मंत्रा क्या कहती है, कोई हो ही हमें क्या हानि, कोई भी राजा बन जाए हमारा तो स्टेटस नहीं बदलना, बिकॉज आई एम ए सर्वेंट, यू नो, आई विल रिमेन ए सर्वेंट ना। तो ऐसा नहीं है, कहता है शास्त्र कहता सर्वे विद्या राजधर्म युक्ता, सर्वे विद्या राजधर्म से युक्ता। यह विद्या राजधर्म जो है सभी विद्याओं में युक्त है, इसकी विद्या सारी विद्या अधूरी है। सर्वे लोक का राजधर्म यह राजधर्म सभी विद्याओं में युक्त, इसके विद्या सर्वे विद्या राजधर्म से युक्ता का अर्थ है कि यह राजधर्म सभी विद्याओं में युक्त है, इसके बिना अन्य सारी विद्या अधूरी है। सर्वे लोका राजधर्म से प्रविष्ट, यह राजधर्म सभी लोकों में प्रविष्ट है, इसके बिना कोई भी जगह खाली नहीं, सब जगह है, घर बाहर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, समाज, सब जगह पॉलिटिक्स है। फिर कहता है यह सभी धर्मों में प्रधान है क्योंकि सबको रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर करता है। जैसे हाथी के पैर में सब समा जाते हैं, इसके पैर में सब समा जाते हैं। तो ये इसका पॉलिटिक्स का चौथे सूत्र का महत्व है। पांचवा सूत्र है अग्रयति युति हरियाणा, है ना, कि महिलाओं को कैसे सम्मान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं, चौथे सूत्र में और भी हमने दिया है, हमारे राजा का इलेक्शन कैसे होता था, हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन कैसे होता था, मिनिस्टर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जो अयोग्य लोग उनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है राज्य के अंदर, सबका लुक आफ्टर करना। हमने जो गण संघ राज्यों का वर्णन, जो जिसको आजकल रिपब्लिकन स्टेट बोलते हैं, उनका भी वर्णन किया है, तो ये सब उसके अंदर है। पांचवा सूत्र है अग्रयति युति हरियाणा, हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वुमेन। यहाँ क्या है, किसी भी समाज का सिविलाइजेशन को आप कैसे मेजर करते हैं कि कैसे वो अपनी महिलाओं को रेस्पेक्ट करते हैं ना, ट्रीट करते हैं। अब उसमें हमने दिया है उनके शिक्षा से लेकर के विवाह से लेकर उनके डिसीजन मेकिंग से लेकर उसका वर्णन है। हमने दिया है इसके अंदर कि द्रौपदी को सत्यभामा कहती है कि पांडव इतना धर्म कर्म कैसे कर पाते हैं। द्रौपदी कहती मैं उनके राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंट संभालती हूँ, इसलिए उनको समय मिलता है, डिसीजन मेकिंग में वहां बैठी हुई है। तो महिलाओं का कितना बड़ा अधिकार है, इसलिए। और सबसे अच्छा क्या कहता है कि सुंदर महिला, युवती महिला सोने से स्वर्ण आभूषण पहने हुई निर्भीक रूप से अकेले राज्य में घूमती हो तो मान लो अच्छी राज्य व्यवस्था है। तो उसका हमने वर्णन दिया है। हमने ये भी दिया कि हमारे ऋग्वेद में कैसे हमारे महिला ऋषियों का वर्णन है। ऋग्वेद में ही 28 महिला ऋषियों का वर्णन है, बृहद देवता में लिखा जाता है। तो 23 महिला ऋषियों का वर्णन तो ऋग्वेद संहिता में है, 2 प्रपाठक और खिल सूत्र में है। इसको हमने वहां पर दिया है कि जब देखो हाईएस्ट रेस्पेक्ट, यानी ऋषि बनाना हमारे समाज का हाईएस्ट पोजीशन, वहां पर भी हमने महिलाओं को दिया और उनका कंट्रीब्यूशन है, केवल सुपरफिशियल नहीं है। छठा सूत्र है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम, जिसको हम बोले सूत्र है एक वर्णस्थ लोके। हमने इसमें दिया है कि हमारे शास्त्रों में कभी भी किसी भी से कोई भेदभाव नहीं होता था। आप देखोगे वर्ण का क्या मतलब है, वर्ण कोई कलर नहीं है, कोई बाय बर्थ नहीं है। वर्ण क्या है, यू एक्सेप्ट, वृणोति वर्ण, यू एक्सेप्ट। फिर का जाति का अर्थ जन्म से जाति नहीं है, जात्यंताच्छ बंधु नहीं, बंधुत्व अर्थ में जाति शब्द, जाति आकृति से संबंधित है ना। जैसे गौ बोलते गौ का इमेज बनता है, आकृति जाति लिंगा। यही न्याय के न्याय दर्शनकार गौतम ने अपने न्याय सूत्र में लिखा है।
गड़बड़ क्या हो गया कि अगला सूत्र है समान प्रस्वात्मिका जाति, लोगों ने प्रसव से बाय बर्थ ले लिया। हमने इसको क्लैरिफाई किया, शास्त्र लिखता है समानम बुद्धिया प्रसूयते, बुद्धि में प्रसव होता है, यानी गाय कहती, गाय का इमेज आपके बुद्धि में बनता है, ये वहां पर जाति की बात करता है। फिर हमारे यहाँ जाति तो क्या था, पाणिनि सूत्र है जाति प्राणिनम, अब प्राणियों की भी जाति होती है, उनका तो बर्थ नहीं, कहते हैं एक समान रूप के खाने की, धाना सस्कुली हो गया, जैसे आजकल रसगुल्ला और गुलाब जामुन इनकी एक जाति हो गई ना। आरा शस्त्री वहां का काटने वाली चीज उनका एक जाति है, कटर है ना। तो ऐसे अप्राणी की भी जाति, इसलिए जाति का बर्थ से कोई संबंध नहीं है। फिर जो बर्थ से जो संबंध ज्ञाति हैं, लोगों ने गड़बड़ी से जो जाति वंश कुल की जो बात होनी चाहिए उसको गड़बड़ी से लोगों ने समझकर जाति में ट्रांसलेट कर दिया है और प्रैक्टिस में ला दी, क्योंकि बहुत फाइन अंतर है। गुजराती में ज्ञाति को जाति बना दिया है, कई जगह बना दिया, तो ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर। और उदाहरण के रूप में देखा दिया हमने कि देखो हमारे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोग नैरेटिव में है कि कर्ण के साथ भेदभाव हुआ, तो कर्ण तो अंग देश में था जी। उसकी आइडेंटिटी सूत्र पुत्र थी, लेकिन जहां कौरव पांडव पढ़ते थे उसी में वह भी पढ़ा, द्रोणाचार्य का शिष्य था, कृपाचार्य का शिष्य था, फिर बाद में परशुराम से पढ़ा। जब द्रोणाचार्य शिक्षा पूरी होने के बाद वो जाता है, द्रोणाचार्य कहते मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए, तो गुरुदक्षिणा उन्होंने द्रुपद को बोला कि अरेस्ट करके लाओ, तो ये अरेस्ट करने गए, इनको द्रुपद मार के भगा दिया। बाद में कर्ण भी उसमें जाता है, कर्ण कौरवों के साथ द्रुपद को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन द्रुपद उनको हरा देता है। बाद में अर्जुन जाता है, जिनको अरेस्ट करके लाता है। यहाँ तक कर्ण भी द्रौपदी के स्वयंवर में भी जाता है और वहां फेल हो जाता है बिंदने से। तो इस हमारे समाज में कभी किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं था, सेना में भेदभाव नहीं था, सोल्जर बनाने में नहीं था, किसी भी तरह का कोई भेदभाव कभी भी नहीं रहा। और इसमें तो ये दिया कि हमारे राज्य समाज का काम है कि जो विधवा, बालक, डेस्टिट्यूट है, सबका लुक आफ्टर करना, ये हमने दिया है। 7वां जो है केयर फॉर नेचर है ना, सर्वम शांति, सर्वम शांति। सर्वम शांति में केयर फॉर नेचर का अर्थ है, देखो हमारे यहाँ नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, गंगा जी, इन सब का वर्णन है, वो सब हमने सब दिया। भारत की नदियों का वर्णन किया है, उनका कितना रेस्पेक्ट है दिया है, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई किसी भी तरह के जानवरों का नहीं मार सकता, सब उसके अंदर हमने उसमें दिया है। और 8वां सूत्र माता भूमि पुत्रम पृथिव्या है ना, माता भूमि पुत्रम पृथिव्या का माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, कि देशभक्त समाज होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज दिया है हमने दिया है कि जो हम हिंदू हैं, वर्तमान युग के हिंदू हैं, सब हम राजर्षि सतव्रत मनु के वंशज है। सतव्रत मनु द्रविड़ेश्वर हैं, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में ही कहीं उत्पन्न, उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। तो ये झूठ मूठ का आर्यन द्रविड़न डिवाइड कंप्लीटली बोगस है। और हमने दिया कि भारत में कितने जनपद थे, जनपदों का वर्णन है, नदियों का वर्णन, भूगोल का वर्णन, हमने मानधाता का वर्णन किया कि मानधा के तराज में हमारी सीमाएं कितनी बड़ी थी, चाइना हमारे अंडर में था, यहाँ तक ईस्ट अफ्रीका तक सब हमारे राज्य में आते, तो उसका सबका वर्णन किया है। और अंत में माता भूमि पुत्र भूमि सूक्त का हमने रेफरेंस दे दिया है। छठे जो हमने बात किया ना, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम, जिसको एक मनस्तता रोके, उसमें हमने ये भी दिया है कि देखो हमारा कितना बड़ा समाज है कि महाराज शांतनु शादी करना चाहते हैं सत्यवती से, एक बोटमैन की बेटी है ना, बल्ला जो हमारे केवट बोलते हैं, जो बोटमैन बोलते हैं हमारे यहाँ, निषाद जो बोलते हैं, निषाद उसे विवाह करना चाहते हैं। राजा तो ऑल पावरफुल कहता चल तुम्हारी हम शादी कर ले, लेकिन नहीं, उसका बाप शर्त रखता है, ऑर्डिनरी आदमी भी राजा के सामने शर्त कर रखता है, नहीं जब तक हमारा शर्त नहीं मानोगे तब तक विवाह नहीं होगा। और शर्त क्या है कि इसका बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। तो भीष्म पितामह कहते, भीष्म कहते मैं शादी नहीं करूंगा, तो बोलता नहीं तुम नहीं, भीष्म पितामह कहते नहीं, मैं वचन देता हूं कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्री राजगद्दी पर बैठेगा, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। फिर बोलता नहीं आपके जाने के बाद क्या होगा, तो बोला मैं विवाह ही नहीं करूंगा ना। देखो एक आम आदमी अपने राजा से शर्त रखता है, राजा मानता है तभी शादी होता है। तो ये देखो हमारे समाज की व्यवस्था है।
तो ये सब हमने उसके अंदर दिया हुआ है। और बाद के अंत में अपेंडिक्स के अंदर हमने उसको दिया है कि निकोलस डर की पुस्तक है कास्ट ऑफ माइंड, उसका समरी दिया है कि कास्ट जो है ना वेस्टर्न क्रिएशन है। फिर एस.एन. बाल गंगाधर की पुस्तक है, उनके जो शिष्य लोगों ने लिखा है, सूफिया पठान, वो लोग 3-4 लोगों ने मिलकर के उसका हमने समझ दिया कि वो क्रिश्चियन कंस्ट्रक्ट है, कास्ट है। फिर अंत में हमने दिया केसलाल की पुस्तक है शेड्यूल कास्ट, ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन मेड इंडिया, कैसे हमारे जो अच्छे संपन्न जाति इस्लामिक एक्सप्लॉयटेशन के टाइम में गरीब बन गए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बढ़ गए। स्वामी जी, आपने दूसरे सूत्र में आपने ये कहा है कि शत्रु को हराना और जनता को बचाना। तो इस दृष्टि से शत्रुबोध के बारे में आपको क्या कहना है? क्या है कि हमारे शास्त्रों में गड़बड़ी, शास्त्रों ने तो बहुत क्लियर लिखा है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि बाद में जो ज्ञान होना चाहिए ना, जो कथाकार, प्रवचनकार, आचार्य, टीचर, इस पर एम्फेसिस नहीं किए। उसके कारण से हम लोगों ने जो क्या है, शत्रु के साथ फ्रेंड सर्कल वाला व्यवहार कर, टूर्नामेंट वाला व्यवहार किया, शत्रु को हराया छोड़ दिया, शत्रु दोबारा प्रीपेड होके आया और हमें मार दिया, है ना। और जब हमें हराया तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आप सब जानते हैं पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया था ना, फिर गौरी जब आया तो और ज्यादा प्रीपेड होके आया और वहां धोखे से वो लड़ाई में जीता नहीं है, पृथ्वीराज को धोखे से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग और अटैक किया ना। तो ये बोध का वर्णन है कि हमारे कहते ब्रजंती ते मूढ़ दिया पराभ भवंती ये मायावी मायने, ऐसे लोग समाज नष्ट हो जाते हैं, मायावी के साथ मायावी का व्यवहार नहीं करते हैं ना। जो निकृत आदमी है उसके साथ उससे ही वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। शत्रु के साथ दुष्ट है शत्रु तो उस दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। ये इस चीज को हमें बार बार अपने समाज में रेगुलरली कंटिन्यूसली एम्फेसाइज करना है, हमने पुस्तक में दिया है। पर आज के समय का जो आधुनिक तरीके से जो ज्ञान प्राप्ति करते हैं उसमें शत्रुबोध के बारे में कई होता ही नहीं है। इसलिए नहीं शत्रुबोध की बात करते हैं। तो प्रश्न यही नहीं, दुनिया में सब जगह है ना, कंट्री बड़े बड़े रिच माइटी कंट्री डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मार्क्सिस्टों ने अमेरिकन एजुकेशन को कंट्रोल करके अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब अमेरिका में बॉर्न जो जनरेशन है मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस, वो अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और उसको जस्टिफाई कर भी करना चाहता है क्योंकि देर आर ब्रेन वॉश, यू नो। तो इनसे अगर तेज समाज को आगे बढ़ना है तो उनको कौन मित्र है कौन शत्रु है, कैसे शत्रु का व्यवहार होना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो समाज स्ट्रक्चर सब कोलैप्स कर जाएगा। पुरातन काल में शत्रु यानी अपना सेना को लेकर आते हैं, लेकिन आज के जमाने में एक देश के अंदर ही शत्रु पैदा करना ही नया कूटनीति का एक आधार बना है। तो ऐसे समय पर हम देश के अंतर्गत में शत्रु बैठे हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार क्या है कि ये तो क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कुछ कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल थे जिसको फ्रैंकफर्ट स्कूल कहा जाता है, वो लोग कोलंबिया चले गए, जो वहाँ पर मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थ्योरी पढ़ाते थे वहाँ मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थ्योरी पढ़ाने लगे। एक हेजेमनी थ्योरी ग्राम्स्की का हो गया, इटली का। इन लोगों ने मिलकर के योजना बनाया कि कम्युनिज्म तो फेल हो गया। मार्क्स ने बोला था कि कम्युनिज्म कहाँ जाएगा, इंडस्ट्रियलाइज नेशन में जाके। तो उस समय के इंडस्ट्रियलाइजेशन थे इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन कहते, इटली, जर्मनी, फ्रांस, वहां तो कम्युनिज्म नहीं गया। रसिया जैसे पिछड़े देश में चला गया, चाइना में चला गया, तो उनका कारण था कम्युनिज्म उस दृष्टि से फेल हो गया। तो अभी हमें कम्युनिस्ट थॉट की इंप्लीमेंट करना, तो जो स्ट्रक्चर है समाज का उस पर कब्जा करना होगा और उसको डिस्ट्रॉय करना। उसके लिए सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम में घुसा। तो एजुकेशन सिस्टम में घुस करके उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, वेस्ट और अमेरिका में कब्जा कर लिया। वैसे ही हमारे देश में भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो हमें सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में 3 चीज करना है। क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, इसको क्लीन करना होगा, तभी हम देशभक्त समाज बनाएंगे। नहीं तो ये लोग वेस्टर्न भी नहीं, इसको कहते हैं मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस है ना, उससे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके पूरा फ्यूचर का जनरेशन बर्बाद करने के लिए योजना बनाए। उसको हमें रोकना है, उस पर हमें काम करना है। जिस रास्ते में धर्म को हम अपनाते हैं उसका अपनाने का 2 तरीका है, अर्थ और काम, जिसका फल जो है मोक्ष के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस विषय को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और अपने पुस्तक से जुड़े हुए कैसे आप विषय रखना? देखो क्या है कि हमने पुस्तक में दिया है, देखो गृहस्थी के लिए हमारा त्रिवर्ग का वर्ण है, धर्म, अर्थ, काम। कई जगह इसको त्रिवर्ग बोला, कई जगह परम त्रिवर्ग बोला है। मोक्ष तो बाय प्रोडक्ट है। धर्म अनुसार अर्थ उपार्जन करो, धर्म अनुसार
काम, फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर करो। इसमें सभी चीज अर्थ के अंदर केवल वेल्थ क्रिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स भी अर्थ में आते हैं ना, जी सब ब्रॉडर चीज है। तो धर्म के अनुसार अर्थ उपार्जन करना, शिक्षा प्राप्त करना, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स करना, फिर फुलफिलिंग द समाज का है ना वो काम है, उसको भी धर्म के अनुसार करना। तो मोक्ष तो बाई प्रोडक्ट है। इसी चीज को तो मैंने लिखा है कि धर्म अनुसार वेल्थ क्रिएट करो, पहला चैप्टर वही है। धर्म अनुसार अपनी डिफेंस की व्यवस्था करना भी धर्म है। धर्म के अनुसार हमें शिक्षा प्राप्त करना भी हमारा धर्म है। धर्म के अनुसार जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र, समाजतंत्र, शासन व्यवस्था चलाना भी वो धर्म है। ये सब धर्म अर्थ में ही आ जाते हैं। फुलफिलिंग द डिजायर जिसको कह सकते काम, वो महिला के अंदर इस 5वें सूत्र में भी उसका वर्णन आ जाता है। धर्म के अनुसार आपको समाज व्यवस्था चलानी है, धर्म के अनुसार आपको पर्यावरण की रक्षा करनी है, और देशभक्ति बनना भी धर्म है। ये सब चीज सारा पुस्तक को सार का हो जाएगा तो धर्म अर्थ काम में ही तीनों में समाहित हो जाता है। जी जी जी। तो यानी हमारे समाज में, हमारे समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक शासन के लिए आपके पुस्तक में 8 सूत्र ऐसा लिखा है। इसको आप धर्म, स्वधर्म और कर्म से भी जोड़ सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को धर्म क्या है ये समझ में आता है तो अपना स्वधर्म भी समझ लेगा, उसके अनुसार अपना कर्म भी करेगा। हाँ, यही चीज हमने दिखा है। देखो धर्म क्या है पहले अंडरस्टैंड करो, ये हमने दिया है। धर्म होने के बाद धर्म क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर स्वधर्म, हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्वधर्म है ना, तो उसका भी हमने दिया। और उसके आधार पर हमारा कर्म क्या होना चाहिए ये भी पुस्तक में दिया हुआ है ना। इसी चीज को तो हमने कहा ये सारा कर्म के ही तो है। स्व के अनुसार अपना धर्म क्या है इसको अंडरस्टैंड करके बाद स्वधर्म क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चाहे शिक्षा का हो, प्रजातंत्र का हो, ये सब उसके अंदर दिया हुआ है ना। तो इसी चीज को तो मैं बोला हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि श्री अरविंदो का बहुत अच्छा वाक्य है, कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो पूर्वजों के पर गर्व करना तो वो धर्म है, उसका नॉलेज दिया है वही धर्म है। और पेन ऑफ प्रेजेंट स्वधर्म है कि हमें पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, तभी तो भविष्य का निर्माण होगा। यही चीज हमने पुस्तक में दिया है। यानी ये 8 सूत्र यानी 8 फिंगर टिप्स में रहेंगे। अगर हर कोई जो याद रखेगा, अपना कर्तव्य भी याद रखेगा और अपना कर्म भी उसके अनुसार रहेगा। और ये इतने सिंपल तरीके से 8 सूत्र याद होगा तो उसकी पूरा कॉन्सेप्ट बुक का उसके अंदर आ जाएगा और वो मेमोरी में रहेगा, वो फॉलो भी कर सकता है। 10-12 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको इजीली समझ में आ जाएगा। यही इसका पर्पस था। जी स्वामी जी, आपने इस बुक में 8 सूत्र लिए हैं जो कि धर्म को प्रतिनिधि करता है, और इसके साथ साथ अपने अपेंडिक्स में कई सारे विषय दिए जो आधुनिक समय का डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं। तो इस सिलसिले में आप पुराने समय का जो ग्रंथ है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें से आपने अध्ययन किए हैं और आपने इसको समीक्षा देखो मेनली देखो पहला पुराने ग्रंथ में जो मेनली जो मैंने अध्ययन किया, जो इसका सोर्स आधार बना है, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, कौटिल्य अर्थशास्त्र, शुक्रनीतिसार, ये मेन आधार है। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। चारों में से 3 वेद का आधार लिया है और बाकी शास्त्रों से इधर उधर भी हमने लिया है और इसको आज कंटेम्पररी स्ट्रक्चर में इनके नॉलेज को डाला है। जैसे धर्म से मूलम अर्थ की हम बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो फिर हमने देखा लोगों कहेंगे कि भाई आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप तो गरीब हो गए। तो हमने 2 पुस्तक जो मैंने बोला ना, 3 पुस्तक वहाँ एंगुस मेडिसन की उसका डेटा दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमी मिलीनियम पर्सपेक्टिव, और केस फॉर इंडिया विल ड्यूरा के समरी है, और रमेश चंद्र दत्त का पार्ट का समरी दिया हुआ है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का दिया हुआ है। दूसरा सूत्र है शत्रुंजय प्रजा रक्षा, अगेन महाभारत से, उसका जो अपेंडिक्स है महाभारत का वो पार्ट दिया कि कितने महाभारत में सोल्जर आर्मी हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ, अपेंडिक्स दिया है। 2 पुस्तक है जो हमारे अपने रामगोपाल मिश्रा जी की पुस्तक थी, रामगोपाल मिश्रा जी की पुस्तक थी इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स और हेरोइक हिंदू रेजिस्टेंस, सीताराम गोयल जी की, उसका भी समरी दिया है। और
तीसरा जो पुस्तक नास्ति विद्या समचक्षु, उसमें समरी दिया है। ब्यूटीफुल ट्री का समरी दिया है जो धर्मपाल जी की किताब है। चौथा जो पुस्तक है उसमें इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ ए स्टेट जो हिंदू पॉलिटिकल काशीप्रसाद जायसवाल है उसका समरी दिया है। और पांचवा जो सूत्र है उसके अंदर हमने ऋग्वेद के सारे महिला ऋषि जो है ना हमारे, उनके मंत्रों का संग्रह दे दिया जिससे कि सबको एक जगह मिल जाए, पता चले उनका कितना बड़ा जी कंट्रीब्यूशन था। छठे सूत्र में हमने 3 पुस्तक का समरी दिया है। केस फॉर कास्ट ऑफ माइंड है इनकी पुस्तक है, निकोलस डर्क की किताब है। फिर एस.एन. बाल गंगाधर के शिष्यों ने जो पुस्तक लिखा है उसका समरी है। और केसलाल की पुस्तक है ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट सिस्टम मेडिवल इंडिया, उसकी समरी है उसके अंदर। जी। और पर्यावरण के ऊपर है ही 8वां सूत्र में हमने भूमि सूक्त को दे दिया एज अपेंडिक्स में। जी स्वामी जी, जैसे मैंने पहले पूछा था कि एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, शासन के लिए तो एक गाइडलाइंस के रूप में आपने दिए, तो जरूरी नहीं है कि केवल भारत के लिए हो सकते, तो पूरे हर इस वर्ल्ड में, इस दुनिया के सभी देशों के लिए भी हो सकता है क्या? देखो क्या है कि देखो प्रिंसिपल चीज अप्लाई, देखो 4 फाउंडेशनल सूत्र, प्रॉस्पेरिटी सभी के लिए चीज है, इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी सबके लिए जरूरी है, एजुकेशन सबके लिए है, डेमोक्रेसी सबके लिए। तो ये चारों सूत्र दुनिया में कोई भी देश कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सके, है ना। वो सभी इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन, कंट्री, सिविल सबके लिए अच्छा है। फिर सिविलियन ग्रोथ के लिए भी 4 सूत्र, महिला, हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वीमेन, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम, केयर फॉर नेचर और रेस्पेक्ट फॉर लैंड और पैट्रियोटिज्म। ये सूत्र केवल हिंदू के लिए नहीं है, ये हिंदुओं के पूर्वजों का विजडम तो है, लेकिन ये जैसे हमारे पूर्वजों ने सबके लिए लिखा है, ये सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, है ना, ईरान और वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, अमेरिका भी इसको अप्लाई करेगा तो दे विल बिकम बेटर कंट्री एंड बेटर सोसाइटी। जी। तो स्वामी जी, आपने द हिंदू मैनिफेस्टो लिखा है, पर कुछ दशक पहले कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है। अब दोनों के साथ में अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें क्या ऐसा है जो कि अल्टरनेट व्यू पॉइंट दे सकते हैं जो मार्क्सवाद नहीं दे पाए? देखो अल्टरनेट व्यू, मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ोगे, वो 32-33 पेज की पुस्तक है। उसका जिस एक जगह 10 पॉइंट लिखा है, ऐसे सब हमें करना चाहिए ना, स्टेट नहीं होगा। अब उसने मार्क्स के दिमाग में, या उसने उसको थ्योरी के ऊपर प्रेजेंट किया, और पिछले 100 साल कहो या 70 साल में, 100 साल में मार्क्सिज्म में तो दुनिया में जहां जहां तो कोलैप्स कर गया ना। और दे हैव सोसाइटी को ना बैकवर्ड ले गए। उसमें मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को चाइना के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रिवोल्यूशन, रशिया में मार दिए गए, सोसाइटी आगे नहीं बढ़ा, है ना। तो ये हाइपोथेसिस फेल हो गया। हिंदू मैनिफेस्टो का टाइम टेस्टेड विजडम है जो हजारों सालों से सबने उपयोग किया है ना, इसलिए हमने रामराज का वर्णन किया। रामराज क्या है? प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सबकी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उस समय रामराज में था, है ना, रामराज में ही था ना। रामराज में सभी की समृद्धि थी, सभी लोग संपन्न थे, अच्छे शिक्षित थे, कोई बीमार नहीं होता था, हेल्थ सिस्टम अच्छा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं था, विडो नहीं थे, चोर बदमाश लोग नहीं थे, सबकी न्याय व्यवस्था हो रही थी। यही रामराज है। तो ये चीज आज भी टेस्टेड है। अगर ये हिंदू मैनिफेस्टो को इसीलिए इसीलिए हिंदू मैनिफेस्टो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से डिफरेंट है कि ये टाइम टेस्टेड, मॉडल, अनुभवी सिद्ध, यूज्ड है। उसी चीज को आज के समाज के लिए हमने प्रस्तुत किया है, इसलिए ये प्रैक्टिकल है और ये आपको किसी जकड़ता नहीं, एक आपको फ्रेमवर्क देता है। जी। स्वामी जी, आप संगम टॉक्स के व्यूअर्स के लिए आप स्पेसिफिकली आपका मैसेज क्या है इस पुस्तक को लेकर? देखो, संगम टॉक का मैसेज व्यूअर के लिए मैसेज है कि ये पुस्तक सब ऋषियों के ज्ञान के ऊपर आधारित है। पहले तो है कि सब लोग इस पुस्तक को पढ़ें और जगह जगह इस पर
स्टडी सर्कल बनाए, इस पर डिस्कशन करें, ये थॉट जो विचार है सब लोगों में फैले। ये मेरा पुस्तक तो मैंने लिखा है, लेकिन नॉलेज तो ऋषियों का है, और ये समाज में जितना फैल सके फैलाएं, है ना। तो इसको पढ़कर हर हिंदू को प्राइड आएगा, गौरव आएगा, एंड वो हिंदू रिसर्च मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। यही मेरा निवेदन है। स्वामी जी, आपका समय के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके बुक हर जगह पहुंचे और उन सभी के साथ हाथ में पहुंचे जो धर्म के लिए कार्य करते हैं। हाँ, आपको आपको धन्यवाद। नमस्ते।